दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इस बुक को प्रकरण 3 तक, आधुनिक काल के प्रकरण 3 तक इस बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और प्रकरण 4 को भी हम लोग आधा जो है कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लासों में। इसके आगे की बुक को अब हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो प्रकरण 4 है गद्य साहित्य का प्रसार। प्रकरण जो है, इनके नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि ये भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो प्रकरण 4 है गद्य साहित्य का प्रसार। इसके अंतर्गत हम लोग अगर बात करें कि पिछली क्लासों में हम लोग ने पढ़ा था, प्रकरण 4 के अंतर्गत शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान के भीतर जिन कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, तो जिन जिन नाटक, उपन्यास और निबंधों की रचना हुई है द्वितीय उत्थान के भीतर, उनका उल्लेख जो है प्रकरण 4 के सबसे पहले ही कर दिया है। उसके बाद में निबंध के अंतर्गत 7 निबंधकारों का उल्लेख जो है वो शुक्ल जी ने किया है। 7 निबंधकारों का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है, जिसमें हम लोग इसके 2 निबंधकारों को पिछली क्लास में कंप्लीट पढ़ चुके थे, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित माधव प्रसाद मिश्र। उसके आगे से हम लोग को पढ़ना था, तीसरे निबंधकार से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये बुक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इससे पेपर में जो लोग टीजीटी, पीजीटी, नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें काफी सारे प्रश्न जो है इस बुक से पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए थे। इसलिए इस बुक को कंप्लीट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग इसके आगे से पढ़ना जो है इसको स्टार्ट करते हैं। शुक्ल जी का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरियानी गांव में संवत 1922 में और मृत्यु संवत 1964 में हुई। तो इसमें आप लोग जो निबंधकार दिए हैं, इनकी जन्म मृत्यु आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा इन्होंने किस पत्र का संपादन किया है, कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इस इतिहास में दी हुई हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं से रचनाएं भी उठा करके पेपर में पूछ ली जाती हैं कि किस रचनाकार की रचना है। तो इसलिए ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ता के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक जो है वो हो गए। तो बंगवासी से पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का भी संपादन किया था, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये बंगवासी के संपादक हो गए। बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक जो है वो बन गए। तो उर्दू पत्रों का तो नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पर, लेकिन बंगवासी और भारत मित्र का नाम दिया हुआ है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किनका संपादन जो है वो बाल मुकुंद गुप्त ने किया है, किन पत्रों का संपादन। ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया है, इससे काफी सारे प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसी पैराग्राफ से केवल। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख से अनस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया। तो कौन सा शीर्षक लेख था ये आप लोग याद रखेंगे, भाषा और व्याकरण, और शब्द क्या था, अनिस्थिरता। और इन्होंने आत्माराम नाम से, तो आलोचना इन्होंने किस नाम से की थी, आत्माराम नाम से इन्होंने आलोचना की थी। नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेख माला निकाली, जिसमें चुगलबाजी का पूरा पुट था। द्विवेदी जी के ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विग्रहणा के लिए सरगो नरक ठिकाना नहीं। तो अब द्विवेदी जी ने किस प्रकार से उत्तर दिया इसका, सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक देकर एक फफ्ता हुआ आल्हा लिखा था, कल्लू अलहैद के नाम से लिखना पड़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो ये चीज इसमें आप लोग याद रखेंगे, इन्होंने सरगो नरक ठिकाना के नाम से, और उसमें अपना नाम क्या रखा था, कल्लू अलहैद।
और शीर्षक क्या था जिसके आलोचना हुई थी? भाषा और व्याकरण, शब्द अनिश्चितता। और बाल मुकुंद गुप्त ने किस नाम से आलोचना की थी? आत्मा राम नाम से जो है वो आलोचना की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषय पर अच्छे निबंध भी लिखे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। इनके रत्नावली नाटक के सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है। गुप्त जी ने सामायिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध जो हैं वो लिखे हैं, जिनमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। ये तो सिलेबस में लगा भी हुआ है, शिव शंभू का चिट्ठा। फिर यहां से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस इतिहासकार की पंक्ति है। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती और सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उर्दू के अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छुपे रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शिव शंभू के चिट्ठे से थोड़ा अंश या नमूने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का ये अंश दिया जा रहा है, तो इससे पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे गए। इसी तरीके एक आधुनिक काल के ही आप लोग प्रकरण 1 में अगर जाएंगे तो खड़ी बोली गद्य से, खड़ी बोली का गद्य साहित्य से पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। ये इसी बार नेट में पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, और उसके आगे डैश करके उस रचना का कुछ अंश दिया हुआ था, और ये युग्म में प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरीके से इन जो गद्यांश दिए होते हैं या पद्यांश दिए होते हैं वो भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस तरीके से प्रश्न पेपर में अब बन रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से इस बुक को पढ़ेंगे। इतने में देखा कि अब यहाँ पर शिव शंभू के चिट्ठे का ये अंश दिया है। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीले उतर रहे हैं, तबीयत भुरभुरा उठी, इधर भंग उधर घटा बहार में बहार। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीले अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदे गिरने लगी, साथ ही साथ तड़ाधड़ धड़ाधड़ होने लगी। और अगर आप लोग पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग को शुरुआत का तो जरूर ही पता होना चाहिए। 2-3 लाइनें या 4 लाइनें आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। फिर इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ये बुक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे। चौथे जो निबंधकार आते हैं वो है पंडित गोविंद नारायण मिश्र। यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधा निधि, तो सदानंद मिश्र का जो ये पत्र है सार सुधा निधि, इसमें जो है ये कुछ सामयिक लेख जो थे लिखते थे। पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे, जो पुस्तककार छपकर स्थायी साहित्य में परिणत ना हो सके। तो इनके फुफेरे भाई थे, गोविंद नारायण मिश्र के फुफेरे भाई थे सदानंद मिश्र। सदानंद मिश्र का ये पत्र है सार सुधा निधि। इसमें क्या करते थे ये, इसमें अपने लेख जो है वो देते थे। अब क्या हुआ कि इनके लेख जो है वो पुस्तक के रूप में नहीं छप सके। अपनी गद्य शैली के निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया है। इनकी गद्य शैली, यहां से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इनकी गद्य शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और इनके सम्मेलन के भाषण कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। यानी इनकी लेख शैली का पता जो है इनके लेख कवि और चित्रकार के लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे, यानी ये इनके प्रेरणा स्रोत थे, बाण और दंडी। तो इनको ध्यान में रखकर ही अपना गद्य की जो है रचना करते थे। पर यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाण और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं। और या फिर ये इससे एक तरीके से प्रश्न और पूछा जा सकता है कि
गोविंद नारायण मिश्र की लेख शैली का लेखन शैली का पता कैसे चलता है? तो कवि और चित्रकार नामक उनके लेख से जो है पता चलता है, क्योंकि उनके लेख जो थे वो तो साहित्य के रूप में परिणत नहीं हो सके थे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है इनकी लेखन शैली का पता चलता है। फिर आगे है, विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ी के अनुसार से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला समझिए। तो गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो आप लोग याद रखेंगे कि गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों को अटाला जो है वो शुक्ल जी ने बोला है। जहां वे कुछ विचार उपस्थित करते वहां भी पद छटा ही ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती है, संस्कृत की भी और ब्रज भाषा काव्य की भी। एक और प्रगल्भ प्रतिभा स्त्रोत से समुत्पन्न शब्द कल्पना कलित अभिनव भाव माधुर्य है, तो दूसरी ओर तमतोम सटकाती मुस्काती पूरन चंद की सकल मन भाई छिटकी जुनहाई है। यद्यपि यह गद्य की क्रीड़ा कौतुक मात्र है, पर इसकी भी थोड़ी सी झलक देख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने फिर साधारण गद्य का नमूना दिया है गोविंद नारायण मिश्र की, और काव्य में गद्य का नमूना जो है वो दिया है। तो हम लोग दोनों ही देख लेते हैं। परंतु मंदमती अरसिकों के अयोग्य मलिन अथवा कुशाग्र बुद्धि चतुरों के स्वच्छ मलहीन मन को भी यायोचित शिक्षा के उपयुक्त बना लिए बिना उन पर कवि की परम रसीली उक्त छबीली का अलंकृत नक्शिक लव स्वच्छ सर्वांग सुंदर अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिबिंब कभी पड़ेगा। तो ये इनकी साधारण गद्य का नमूना है। काव्य में गद्य का नमूना है, शरद पूनों के समुदित पूरन छंद की छिटकी जुनहाई सकल मन भाई के मुंह मसी मल पूजनीय अलौकिक पद नख चंद्रिका की चमक के आगे तेजहीन मलिन और कलंकित कर दर्शाती लजाती सरस सुधा धौली अलौकिक सुलभा फैलाती अशेष मोह जड़ता प्रगाढ़ तम तुम सटकाती मुस्काती निज भक्त जन वांछित वराभय भुक्ति सुचारू चारों मुक्त हाथों से मुक्ति लुटाती। तो ये इनके काव्य में गद्य का नमूना है। भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्रायः उचित उत्पन्न उच्चरित नव आदि से संतोष करते थे, पर मिश्र जी ऐसे लेखकों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला जोड़ जनता के इन जाने बुझे शब्दों को भी समुचित समुत्पन्न समुच्चरित अभिनव करके अजनबी बना दिया। मृदुता कुटिलता सुकरता समीपता ऋजुता आदि के स्थान पर मार्दव कौटिल्य सौकर्य समीप समीय आर्जव आदि ऐसे अनेक लोगों की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे। फिर जो 5वें नंबर के निबंधकार हैं वो हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। अच्छा, आप लोग इन निबंधकारों का क्रम भी जरूर याद रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो निबंधकार रखे हैं शुक्ल जी ने वो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरे निबंधकार हैं पंडित माधव प्रसाद मिश्र। तीसरे निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त और चौथे निबंधकार हैं पंडित गोविंद नारायण मिश्र और 5वें ये। तो ये हो सकता है पेपर में क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग हर चीज के लिए तैयार रहेंगे। बाबू साहब श्याम सुंदर दास जी बाबू साहब नागरिक प्रचारणी सभा के स्थापना काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। तो श्याम सुंदर दास किन के संबंध में लेख लिखते आए हैं? नागरिक प्रचारणी की स्थापना काल से लेकर के हिंदी भाषा कवियों की खोज इतिहास आदि के संबंध में जो है वो लेख लिखते आए हैं। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी फारसी विशेषी शब्द नहीं आते। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं वैसे अच्छे वक्ता भी। ये कथन किसका है श्याम सुंदर दास के संबंध में? यह पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने ये कथन जो है किस निबंधकार के संबंध में बोला है। तो आप लोग याद रखेंगे। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है।
बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा अपने साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का मसाला इकट्ठा करके रख दिया। यानी जो इतिहास लेखन कर रहे हैं जो लेखक, उनके लिए जो है वो काफी सारा मसाला जो है वो इकट्ठा करके रखा है श्याम सुंदर दास ने। जैसे कवियों के चरित्र, साहित्य का इतिहास, ये सारी चीजें इन्होंने पहले से ही तैयार करके रख दी है, जिससे इतिहास जो लोग लिख रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन वृत्त हिंदी कोविंद रत्नमाला के 2 भागों में आपने संग्रहित किए हैं। तो हिंदी कोविंद रत्नमाला जो है, आप लोगों ने अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका पढ़ी है तो वहां पर शुक्ल जी ने 4 बुकों से सहयोग लेकर के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसमें से एक बुक जो है वो हिंदी कोविंद रत्नमाला भी है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये 2 भागों में विभाजित है बुक। मिश्र बंधु जो ग्रंथ है उसके बारे में पूछा जा चुका है पेपर में, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो कितने भागों में विभाजित है। शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य लोचन भी आपने लिखी या संकलित की हैं। तो इनकी 3 पुस्तकों का उल्लेख किया है शुक्ल जी ने, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य लोचन। फिर छठे निबंधकार हैं पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ता के पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी लिया जाता है, पर उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। फिर 7वें निबंधकार जो है वो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर गुलेरी। इनका जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने में 25 आषाढ़ संवत 1940 में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। पंडित चंद्रधर जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान में हुआ था। जीवन के अंतिम वर्षों के पहले के बराबर अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे। तो जीवन के अंतिम दिनों में किस कॉलेज में अध्यापक थे? अजमेर के मेयो कॉलेज में। पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आए, पर हिंदी के दुर्भाग्य से ही थोड़े ही दिनों में संवत 1977 में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। गुलेरी जी ने सरस्वती के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर से समालोचक नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकाला था। तो उसके अलावा इन्होंने जो है एक पत्र भी निकाला, समालोचक नाम का पत्र निकाला था। और जो कैसा पत्र था? एक मासिक पत्र था। कहां से निकाला था? जयपुर से निकाला था। उक्त पत्र द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास जैसा इनके लेखकों में रहता था और कहीं देखने में ना आया। अनेक गुण शास्त्रीय विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी। इसी प्रसंग गर्भत्व के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख मजाक से खाली नहीं होते थे। अब यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है, अतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुत या कम से कम बहुश्रुत है, यानी जानते हैं। इनके कछुआ धर्म और मारे सी मुहि कुठाओं नामक लेखों से उद्धरण जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो इनके 2 निबंध मिलते हैं गुलेरी जी की, कछुआ धर्म और मारे सी मुहि कुठाओं। ये दोनों ही निबंध जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इनके उदाहरण दिए हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां गुरु की निंदा या असत कथा हो रही हो वहां पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या और कहीं उठकर चला जाए। मनु महाराज ने सुनने जो गुरु के कलंक कथा सुनने के पाप से बचने को 2 ही उपाय बताए हैं।
या तो कान ढककर बैठी जाओ या दुम दबाकर चले जाओ। तीसरा उपाय जो और देशों के 100 से 90 आदमियों को ऐसे अवसर पर सूझेगा, वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो। ऐसी हरकत, जिससे क्या करे, वो ऐसी हरकत ना करे। तो यहाँ पर इन निबंधों के उदाहरण जो है नीचे दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। संसार में त्रिविध दुख दिखाई पड़ने लगे, उन्हें मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे। इसी द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निबंध लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है, पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा से उद्दीप्त भाव, नूतन भाव भंगिमा के दर्शन होते हैं। तो 7 निबंधकारों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, उसके अलावा 2 निबंधकारों का उल्लेख और किया है शुक्ल जी ने, जिसमें एक है अध्यापक पूर्ण सिंह और दूसरे हैं बाबू गुलाब राय, जिसको इन्होंने अलग से रखा है। अध्यापक पूर्ण सिंह, सरस्वती के पुराने पाठकों में बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। यानी कह रहे हैं कि सरस्वती के जो पुराने पाठक होंगे उनको अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। उनके 3-4 निबंध की उक्त पत्रिका में निकले थे, 3-4 निबंध ही निकले थे इस पत्रिका में। उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। फिर यहाँ से पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। यूरोप के जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की महत्व भावना की जो लहरें उठी, उनमें भी बहुत दूर तक बहे। उनके निबंध भावात्मक कोटि में आएंगे, यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारधारा स्पष्ट लक्षित होती है। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में प्रश्न कि अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों को किस कोटि के अंतर्गत रखा है शुक्ल जी ने, तो भावात्मक कोटि के अंतर्गत रखा है। इस समय इनके 3 निबंध हमारे सामने हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। 3 निबंधों का उल्लेख जो है वो शुक्ल जी ने किया है। यहाँ पर हम उनके निबंधों के कुछ अंश उद्धृत करते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध से ये लेख यहाँ पर दिया हुआ है। पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा बाहरी सभ्यता की अंतर्वर्तनी आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट है। वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि प्राप्त न होता यदि धन और तेज को एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी इतने कमीने ना बनते। तो ये आचरण की सभ्यता से लेख जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर ये मजदूरी और प्रेम निबंध से लेख दिया हुआ है। जब तक जीवन के आरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी ना करेंगे, तब तक उनका मन और बुद्धि उनकी अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। तो ये मजदूरी और प्रेम निबंध से लेख यहाँ पर दिया गया है। फिर दूसरे जो निबंधकार रखे हैं शुक्ल जी ने वो है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाब राय, MA LLB। तो बाबू गुलाब राय के आगे शुक्ल जी ने लगाया है MA LLB, ये आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं, जैसे कर्तव्य संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों। तो इन निबंधों को आप लोग याद रखेंगे बाबू गुलाब राय के, कर्तव्य संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों, जिसमें से ये निबंध पेपर में पूछा जा चुका है। एक छोटी सी पुस्तक है, फिर निराशा क्यों एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे अभ्यासपूर्ण निबंध है। इन्हीं में से एक है कुरूपता, जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया गया है। सौंदर्य की उपासना करना उचित है, सही, पर क्या उसी के साथ कुरूपता घृणास्पद और निंद है? नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। सुंदरता अपनी
सुंदर अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थों की स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। अंधोम काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। यहाँ पर तो कुरूपता से संबंधित लेख जो है यहाँ पर दिया गया है। अब निबंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है। खेद है कि समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले, जिन्हें बहुत कुछ चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ परंपरा कसी हो, अधिक लेखक हमें ना मिले। तो 7 निबंधकारों का उल्लेख एक साथ किया शुक्ल जी ने, फिर 2 निबंधकार अलग से रखे हैं, जिसमें एक है अध्यापक पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय। अब यहाँ पर समालोचना के अंतर्गत दिया हुआ है। समालोचना को हम लोग पढ़ेंगे। समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जाता रहा है। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह है कि जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था, उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धत करता था, और जिन्हें पुष्ट समझता था, उन्हें दोषों के उदाहरणों में देता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी, वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में से दोष लिखता था। तो ये था संस्कृत साहित्य में समालोचना किस तरीके होती थी पहले। और बुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना का होता है, अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन, उसकी पूर्ति किसी कवि की स्तुति में 2-1 श्लोकबद्ध उक्तियां कहकर ही लोग संतोष मान लिया करते थे। जैसे कि यहाँ पर कालिदास के संबंध में पंक्तियां दी हैं कि निर्गतासु ना वा कस्य कालिदास से सुक्ति सुप्रीति मधुर संद्रासु मंजरी शिव जायते। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ ना थी। यूरोप में इसकी चाल खूब चली थी। यानी किसी कवि के या पुस्तक की सूक्ष्म गुण दोषों को सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने की जो चाल है, वो हमारे यहाँ नहीं थी, ये यूरोप में चल रही थी। वहां समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय हो गया था। समालोचना जो है वो अलग विषय हो गया था, काव्य सिद्धांत से अलग। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उसकी विचारधारा डूब कर उसके अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोषों का कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। समालोचना के 2 प्रधान मार्ग होते हैं। तो कौन से प्रधान मार्ग होते हैं समालोचना के? निर्णयात्मक जुडिशियल मेथड और व्याख्यात्मक इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। तो 2 प्रधान मार्ग बताए हैं शुक्ल जी ने, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। तो निर्णयात्मक आलोचना जो होती है वो किसी रचना के गुण दोष को निरूपित करके उसका जो मूल्य जो है वो निर्धारित करती है। उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा होती है। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है या मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। यानी कि निर्णयात्मक आलोचना में क्या होता है कि किसी पुस्तक के क्या होते हैं कि गुण दोष को निरूपित किया जाता है और उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसमें कहीं कवि की या लेखक की प्रशंसा होती है और कहीं निंदा होती है। तो ये हो गई निर्णयात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना में क्या होता है कि इसमें किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को व्यवस्थित ढंग से सामने रखा जाता है और इसमें मूल्य जो है वो निर्धारित नहीं किया जाता। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु तक परिसीमित होती है, अर्थात उसी की अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भावों की व्यवच्छात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती है। पर इस व्याख्यात्मक समालोचना के समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा जो है वो कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है। तो ऐतिहासिक समीक्षा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है।
और उस साहित्य का चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। बाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसके अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना कहते हैं। इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पद्धतियां और हो सकती हैं, यानी व्याख्यात्मक, निर्णयात्मक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना के अतिरिक्त जो है और भी पद्धतियां हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास जो है वो कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना अब यह बेहुदा बात समझी जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। यानी सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य में समालोचना किस रूप में की जाती थी कि केवल किसी बुक का जो है वो गुण दोष जो है प्रस्तुत किए जाते थे। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात जो है बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ है। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादंबरी में शुरू की। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले आलोचना कैसे होती थी कि केवल किसी बुक के गुण दोष जो है वो प्रकट किए जाते थे। फिर लेखों के रूप में आलोचना जो है, समालोचना का सूत्रपात किसने किया? बाबू हरिश्चंद्र ने किया। और पुस्तक के रूप में विस्तृत समालोचना का प्रारंभ किसने किया? पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। और इनका पत्र था आनंद कादंबरी में इसकी शुरुआत जो है वो की थी। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पत्रिका में निकाली थी। तो इसमें इन्होंने किसकी आलोचना की थी? लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना जो है वो, कड़ी आलोचना जो है वो की थी। पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में ना निकली थी। यानी उनके समय में लेख ही निकलते थे। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी। पहली पुस्तक जो थी इस प्रकार की किसी ग्रंथकार के गुण दोषों को दिखलाने के लिए जो पुस्तक सबसे पहली थी वो थी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी, जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली थी। इसमें लाला सीताराम बीए के अनुवाद किए हुए नाटकों के भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। यह अनुवादों की समालोचना थी, अतः भाषा की त्रुटियों और मूल भावों के विपर्य आदि के आगे जा ही नहीं सकती थी। दूसरी बात है, इसमें दोषों का ही उल्लेख हो सका है, गुण नहीं ढूंढे गए, यानी कि केवल इसमें दोषों का ही उल्लेख किया गया है। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचायक समीक्षाएं भी निकाली हैं। तो विशेषता परिचायक समीक्षाएं निकाली हैं। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देवचरित चर्चा और नैषध चरित चर्चा मुख्य है। इसमें कुछ तो पंडित मंडली में प्रचलित रूढ़ी के अनुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद है और कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों का मतों का संग्रह है। यानी कि कुछ तो पंडित मंडली की प्रचलित रूढ़ी के जो चुने हुए श्लोकों का साधुवाद है और कुछ क्या है? भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह है। तो इनकी विशेषता परिचायक समीक्षाओं के अंतर्गत आएंगे विक्रमांक देवचरित चर्चा और नैषध चरित चर्चा। इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत ना जानने वाले हिंदी पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है। संस्कृत के किस कवि की कविता किस ढंग की है और वह पंडितों और विद्वानों के बीच कैसी समझी जाती है। तो इस तरीके की जो रचनाएं हो रही थी उसमें शुक्ल जी बता रहे हैं कि इससे क्या पता चलता है सामान्य जो पाठक है उसको पता चलता है कि संस्कृत की कवि की कविता किस ढंग की है और वो विद्वानों के बीच कैसे समझी जाती है। द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी वालों के क्या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई है, यह ठीक नहीं समझ पड़ता। यानी कि हिंदी वालों के लिए या संस्कृत वालों के लिए लिखी गई है ये पता नहीं चलता। और ये कहा है इन्होंने कालिदास की निरंकुशता के संबंध में, ये आप लोग याद रखेंगे। जो हो इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। यद्यपि द्विवेदी जी हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर
गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया। यानी द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा जो है वो नहीं प्रस्तुत करी है, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का पर बड़ा उपकार किया है। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। तो यानी भाषा के शुद्धिकरण की ओर ध्यान जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और इनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। तो उस समय जो रचनाएं निकल रही थी उनकी भाषाओं की आलोचना जो है, खरी आलोचना जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की है, जिससे क्या हुआ कि जो लेखक है उन्होंने अपनी भाषा में सुधार किया है। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था। तो हिंदी नवरत्न ग्रंथ किसका है? मिश्र बंधुओं का है, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी के पुराने कवियों की समालोचना के सामने, हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ है। हिंदी के रीति ग्रंथों के अभ्यास से लक्षण, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता की समालोचना के लिए यह धारणा कितनी आवश्यक है कहने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेषण, बुद्धि और मर्म ग्रहणी प्रज्ञा अपेक्षित है। करो कृत ही न माने ऐसे वाक्यों को लेकर यह जाहिर करना कि तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, पर सूर्य ने 2-4 स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा की है। साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाएगा? सूरदास प्रभु वे अति खोटे, कारो कृत ही न माने ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण ना तो वास्तव में छोटे कहे गए हैं, ना काले कलूटे कृतघ्न कहे गए हैं। तो जो थोड़ा भी ज्ञान रखता है वो ऐसा नहीं समझेगा। पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये जो उक्ति है वो किसी सखी के परिहास की उक्ति है, वो सूरदास ने कोई निंदा नहीं करी है कृष्ण की। सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है, जो सखी का राधा कृष्ण के प्रति रति भाव व्यंजित करता है। इस प्रकार दूसरा वाक्य विरहकुल गोपी का वचन है, जिससे कुछ विनोद मिश्रित अमर्ष व्यंजित होता है। यह अमर्ष या विप्रलंब श्रृंगार में रति भाव का व्यंजक है। इसी प्रकार कुछ दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदी कहे गए हैं। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। यानी कि देव को क्या करने के लिए? बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में दोष जो है वो ढूंढे गए हैं, जबकि दोष उनमें थे भी नहीं। संक्रोन को संक्रांति का संक्रमण, अभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बिगाड़ा हुआ शब्द माना है। रोज शब्द रुलाई के अर्थ में कबीर, जायसी आदि के पुराने कवियों में न जाने कितनी जगह पर आया है और आगरा आदि के आसपास अब तक बोला जाता है, पर वह भी रोजा समझा गया। इसी प्रकार की बेसिर पैर की बातों से पुस्तक भरी है। कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराश ही होगा। इसके उपरांत पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छा आलोचनात्मक पुस्तक जो है वो निकाली है। इसमें उस साहित्य की परंपरा का बहुत अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी बिहारी सत्सई जो है वो लिखी है। आर्य सप्तशती, गाधा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोषों का पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्य परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया है। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक बड़ा भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की बिहारी के दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तारतम्यिक आलोचना का शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहास किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। यानी कि देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी में दोष निकाले गए थे, तो उनका जो है वो निराकरण
पदम सिंह शर्मा ने किया है। हो सकता है कि शर्मा जी ने बहुत ही सलूबर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है वह एक अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्मा जी की यह समीक्षा भी रूढ़िगत यानी कन्वेंशनल है। दूसरी श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों का उद्घाटन, जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें नहीं हुआ है। यह खटकने वाली बात है। बिना जरूरत की जगह जगह चूहलबाजी और शाबाशी का महफिली तर्ज। शर्मा जी की पुस्तकों से दो बातें हुई हैं। एक तो देव बड़े की बिहारी, यह भद्दा झगड़ा सामने आया। दूसरा, तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेहतर पड़े। तो तुलनात्मक समालोचना का जो सूत्रपात है वो पदम सिंह शर्मा ने किया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। तो इनकी पुस्तक से क्या हुआ? पदम सिंह शर्मा से पुस्तक से देव बड़े की बिहारी ये झगड़ा जो है वो सामने आया। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र BA LLB की जो है मैदान में आई। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मानविकता के साथ दोनों बड़े कवियों के भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है। तो ये इनकी पुस्तक का क्या नाम था? पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की देव और बिहारी। नहीं, देव और बिहारी के झगड़े को लेकर इन्होंने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पर। इसमें जो बातें कही गई हैं वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं। नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई हैं। नवरत्न यानी हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की। यह पुरानी परिपाटी के साहित्य समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने योग्य है। मिश्र बंधुओं की अपेक्षा या कृष्ण बिहारी मिश्र की साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। तो मिश्र बंधुओं की अपेक्षा जो है, शुक्ल जी कह रहे हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र जो है वो साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी जो है वो कहे जा सकते हैं। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन जी ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक जो है वो निकाली, जिसमें उन्होंने मिश्र बंधु के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी जी की बातों पर भी पूरा विचार किया है। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर लोग आकर्षित नहीं हुए, यानी कि देव बड़े की बिहारी इस झगड़े में अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए हैं। अब तुलनात्मक समालोचना की बात लीजिए। उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया और पत्रिकाओं में तथा इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने। यहाँ तक कि क्या किया कि लोगों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य जो है वो समझ लिया और कवियों के पद्यों को लेकर, भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर जो है वो तुलनात्मक आलोचना करने लगे। यहाँ तक कि जिन दो पद्यों में वास्तव में कोई भाव शामिल नहीं है, उनमें बादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। इसका असर कुछ समालोचकों पर भी पड़ा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो मति राम ग्रंथावली निकाली, तो मति राम ग्रंथावली पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र निकाली, उसकी भूमिका की आवश्यकता से अधिक अंश जो है उन्होंने तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया है। तो मति राम ग्रंथावली में की भूमिका में जो है तुलनात्मक आलोचना का अंश जो है वो काफी ज्यादा रखा है कृष्ण बिहारी मिश्र ने, और बातों के लिए जगह बहुत कम रखी है। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर उसका स्वरूप प्रायः रूढ़िगत या कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। यहाँ से प्रकरण 4 समाप्त हो गया है। आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तृतीय उत्थान प्रकरण 5। तो यहाँ से जो है प्रकरण 4 समाप्त होता है। आप लोग इस बुक को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको ये बुक जो है वो मिल जाएगी। और इसके बचे हुए जो जिन प्रकरणों के MCQs नहीं हुए हैं उनको भी हम लोग अब करेंगे अगली क्लासों में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।